किसानों के आंदोलन को लेकर आज संसद में हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। विपक्ष के कई दल भी किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन फिर जोर पकड़ सकता है। किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया गया है। आंदोलन में किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की ओर से आंदोलन वाली जगह जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हाईवे पर बैरिकेडिंग को लोहे के एंगल से फिक्स कर दिया गया है। पुलिस, मीडिया और इमरजेंसी सर्विस को भी इस रास्ते से जाने की इजाजत नहीं है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी पुलिस की घेराबंदी बढ़ती जा रही है। पुलिस ने जगह जगह सड़क पर गड्ढे खुदवाकर वहां कील लगवा दी है ताकि कोई भी गाड़ी इस रास्ते से आ जा ना सके। दिल्ली पुलिस के साथ साथ टिकरी बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। किसानों के आंदोलन वाले तीनों बॉर्डर के अलावा भी दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसान दिल्ली में एंट्री न कर सके। शाहदरा के डीसीपी संजय कुमार सैन ने बताया कि सभी थानों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि इलाके में किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 122 लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा को लेकर कुल 44 केस दर्ज किए गए हैं और हिंसा फैलाने वालों की धरपकड़ की कोशिश जारी है। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली के कुछ इलाकों में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में कई पुलिस वाले घायल हुए थे। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान घायल पुलिस वालों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने घायल पुलिस वालों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस वेलफेयर सोसाइटी फंड से गंभीर रूप से घायल पुलिस वालों को 25,000 की मदद दी जाएगी। वहीं अन्य घायल पुलिस वालों को 10,000 रुपए की मदद दी जाएगी। किसानों के आंदोलन के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है जिसमें कहा गया है कि 26 जनवरी और उसके बाद दिल्ली में जिन लोगों को भी पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा है, कोर्ट फौरन उसकी रिहाई का आदेश जारी करे। याचिका में दावा किया गया है कि 200 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अब भी जानकारी नहीं है कि वो प्रदर्शन के बाद से कहाँ हैं। सिलीगुड़ी के दौरे पर पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि ये देश का पहला पेपरलेस बजट है और सरकार ने इसमें सब कुछ बेच दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग देश बेचने का काम कर रहे हैं वो राष्ट्रवाद की बात कैसे कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ चोरों और डकैतों ने काफी संपत्ति जमा कर ली है और वो अब अपने पैसों को बचाने के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। वो विधानसभा चुनाव में उनसे बेहतर प्रत्याशी उतारेंगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में भगदड़ थम नहीं रही। अब डायमंड हार्बर सीट से टीएमसी के विधायक दीपक हल्दर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद दीपक हल्दर ने कहा कि पार्टी में काम करने का माहौल नहीं रह गया है। ऐसी हालत में मैं पार्टी के साथ नहीं रहना चाहता और अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बंगाल चुनाव में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी ममता बनर्जी को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार के अपने 5 विधायकों को ओवैसी ने बंगाल में ममता की घेराबंदी के लिए उतारने का फैसला किया है और 5 विधायकों को विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया है। इसके साथ तेलंगाना के 2 विधायकों को भी बंगाल चुनाव की अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में होने वाली परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी ने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। 5 फरवरी को पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होगी और प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले पश्चिम बंगाल के पूर्व वन मंत्री राजीव बनर्जी हावड़ा में पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान राजीव बनर्जी ने प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों की निंदा की और कहा कि मैं खुद जोखिम लेकर तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आया हूं। राजीव बनर्जी ने कहा कि मुझे सिर्फ पश्चिम बंगाल की जनता के लिए काम करना है और उम्मीद है कि प्रदेश की जनता मेरा साथ देगी।
मोदी सरकार के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास पर खासा जोर दिया गया है। स्वास्थ्य बजट में इस बार 135% का इजाफा हुआ है और इसे 94,000 से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सरकार अगले 6 साल में करीब 64,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना का मकसद देश के हर इलाके तक जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है। बजट में कोरोना वैक्सीन और टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। अगर जरूरत हुई तो सरकार आगे इसे और भी बढ़ा सकती है। बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी। 75 साल की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब आरटीआर भरने की जरूरत नहीं होगी, यानी अब वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे। जिनकी इनकम पेंशन पर निर्भर है, उन्हें कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में निवेश की सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया। बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बीमा क्षेत्र में निवेश की सीमा अब 74% कर दी गई है। पहले ये सीमा 49% ही थी। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने बड़े राज्यों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 2.27 लाख करोड़ का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनेगा। बंगाल में राजमार्ग पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे 675 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। 3,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं केरल में 1100 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेंगे। केंद्र सरकार ने बैंक खाता धारकों को भी बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस की रकम को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यानी बैंक में रखा आपका पैसा डूबा तो आपको 5 लाख रुपए मिल सकेंगे। यानी बैंकों के बंद होने पर ग्राहकों के नुकसान का भुगतान किया जा सकेगा। पहले बैंक में रखे पैसे का इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का था, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, सुशील मोदी और राधा मोहन सिंह मौजूद रहे। बिहार में बीते 16 नवंबर को नई सरकार का गठन हुआ था, लेकिन 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा जताया है। सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और कहा कि मुझे भरोसा है कि विकास और प्रदेश में शांति के दम पर बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी। असम में अप्रैल मई महीने में ही विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। यूपी के मुरादाबाद से बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। अपनी शिकायत में विधायक ने कहा कि फोन पर एक शख्स ने उनके साथ अभद्रता की, साथ ही उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। विधायक रितेश गुप्ता को एक बार पहले भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचे और 70 विधानसभाओं के लिए वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाई। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 1 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। यूपी के मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट से बीजेपी विधायक उमेश मिलक को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। सिविल लाइंस थाने में दर्ज शिकायत में विधायक ने बताया कि शनिवार रात उन्हें इंटरनेशनल नंबर से धमकी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। हेट स्पीच और फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया को कानून के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ये याचिका वकील विनीत जिंदल ने दायर की है, जिसमें अनुरोध किया गया कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र को ऐसी व्यवस्था बनाने का निर्देश दे जिससे सोशल मीडिया पर नफरत भरे भाषण और फेक न्यूज पर रोक लगाई जा सके। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 3 दिन से लापता महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला कोतावली देहात क्षेत्र के बेलह गांव की है। बताया जा रहा है कि महिला 3 दिन पहले गायब हो गई थी। महिला की मां ने गांव के ही एक शख्स पर महिला के अपहरण करने का केस दर्ज कराया था।
मगर अब जब महिला की लाश मिली तो हंगामा हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपों की जांच कर रही है। राजस्थान के अलवर में प्लास्टिक उद्योग इकाई में भीषण आग लग गई। मामला भिवाड़ी के रिलैक्स चौक का है। यहां फोम के गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में आग भड़की और लाखों का सामान खाक हो गया। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 6 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वाराणसी में 9 साल के बच्चे को अपहरण करके मार डालने की खबर सामने आई है। मामला सारनाथ थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर का है। पुलिस के मुताबिक 9 साल के बच्चे का अपहरण किया गया था और घर वालों से 50,000 रुपए की फिरौती मांगी गई थी। बच्चे के परिवार वालों ने इस बाबत पुलिस को सूचित किया था, मगर पुलिस के उदासीन रवैये के चलते अपहरणकर्ताओं ने बच्चे का कत्ल कर शव को खेत में फेंक दिया। बच्चे की हत्या के बाद जहां एक तरफ परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। बिहार के सुपौल में बदमाशों ने एक एटीएम कैश वैन के सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी और 45 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मामला जदिया थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि जदिया बाजार में पेट्रोल पंप के पास एटीएम में पैसा डालने आई गाड़ी पर बदमाशों ने हमला किया। बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड के सिर में गोली मारी, जिसने अस्पताल ले जाते दम तोड़ दिया। वहां बदमाश 45 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बेलगाम बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहां कोतावली क्षेत्र के दलीगढ़ी इलाके में बदमाशों ने समाजवादी पार्टी के नेता को गोली मार दी। गोली तब मारी गई जब वो गोदाम से घर वापस जा रहे थे। एसपी नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि ये गोलीकांड आपसी रंजिश के चलते हुआ। उत्तर प्रदेश के एटा में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से हड़कंप मच गया। मामला मिर्हची थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक मृतक शाम को अपने ट्यूबवेल पर गया था, मगर रात तक नहीं लौटा। सुबह ट्यूबवेल के पास ही एक आम के पेड़ों से युवक का शव लटकता मिला। शव मिलने के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस को अभी तक किसी तरह की कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर पुलिस के हत्थे 4 नामी बदमाश चढ़े हैं। पुलिस को इन बदमाशों की तलाश कई दिनों से थी। दरअसल 20 जनवरी को कानपुर देहात के अकबरपुर कोतावली क्षेत्र में बदमाशों ने एक पशु व्यापारी से 5 लाख की लूट को अंजाम दिया था। आरोपियों के पास से लूटे गए रुपयों में से 3.5 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। म्यांमार में तख्ता पलटकर सेना ने देश की सत्ता संभाल ली है। इसके साथ ही 1 साल के लिए देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। सत्ताधारी पार्टी की मुखिया आंग सान सू की और राष्ट्रपति को सेना ने हिरासत में ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया भर के कई नेताओं ने म्यांमार में हुए तख्ता पलट की निंदा की है। अमेरिका में तख्ता पलट करने वालों को सजा देने की बात भी कही है। सैन्य तख्ता पलट के बाद म्यांमार की राजधानी यंगून में लोगों में लॉकडाउन और कर्फ्यू का डर दिखा। बड़ी संख्या में दुकानों में रोजमर्रा के सामान खरीदते लोगों को डर है कि अगर कर्फ्यू की स्थिति बनी रही तो घर के रोजमर्रा के सामानों की किल्लत हो जाएगी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पॉल के हत्यारे की रिहाई को रोकने की मांग ठुकरा दी है। पाकिस्तानी सरकार ने अमेरिकी दबाव के बाद डैनियल पॉल के हत्यारे अहमद उमर सईद शेख की रिहाई रोकने के लिए कोर्ट से गुजारिश की थी। दुनिया में कोरोना के आंकड़े 10 करोड़ 36 लाख के पार हो गए हैं। वैश्विक महामारी में अब तक 22,39,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 7 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोग अब तक कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पर्थ में 5 दिनों का लॉकडाउन शुरू हुआ है। 20 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। कोरोना का एक मामला सामने आने के बाद सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। फ्रांस में अगले हफ्ते एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पहुंच जाएगी। पिछले हफ्ते ही यूरोपीय संघ ने इसे लेकर मंजूरी दी थी। अभी तक फ्रांस ने सिर्फ बायोटेक और मॉडर्ना वैक्सीन को ही मंजूरी दी थी।
दूसरे लॉकडाउन से खफा पेरू के नागरिकों ने सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, क्योंकि यहां अगले 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब तक 40,000 लोगों की यहां कोरोना से मौत हो चुकी है। लेबनान के शहर त्रिपोली में सेना के साथ आम लोग भिड़ गए। पिछले कई हफ्तों से लॉकडाउन के विरोध में लोगों का गुस्सा फूट रहा। प्रदर्शन के चलते 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 17 लोगों को हिरासत में लिया गया है।